morning everyone. Welcome back in the part 2 of your video series of your chapters. आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में ड्रीम चिल्ड्रन के बारे में पढ़ा था, उसको स्टार्ट किया था। हमने उसमें इसके राइटर चार्ल्स लैम्ब के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में और उसके लाइफ की इवेंट्स और ट्रेजेडीज का उसके राइटिंग वर्क्स पे क्या इफेक्ट है उसके बारे में बात की थी और चैप्टर का भी थोड़ा सा पोर्शन हमने समझा था। हम उसी को अब कंटिन्यू करते हैं। हमने पेज नंबर 23 के फर्स्ट पैराग्राफ तक कंप्लीट किया था। उसके बाद की स्टोरी, उसके बाद की चीज को हम लाइंस को समझते हैं। जब चार्ल्स लैम्ब, मैंने आपको बताया था, एक बार क्विक आपको मैं फिर से याद दिला देता हूं। चार्ल्स लैम्ब जो है अपने 2 बच्चों के सामने अपनी स्टोरीज को बता रहा है। चार्ल्स लैम्ब कहता है कि बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स या घर के जो सदस्य जो अब नहीं है उनके बारे में सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। इसी वजह से चार्ल्स लैम्ब जो है अपने बच्चों जॉन, जो कि एक लड़का है, और एलिस जो उसकी डॉटर है, जॉन और एलिस को अपने दादी, ग्रेट ग्रैंड मदर की स्टोरी, जिनका नाम फील्ड है, उनकी स्टोरी सुना रहा है और बता रहा है कि मैंने अपना बचपन किस तरह व्यतीत किया, उसके बारे में ये स्टोरी है। तो आगे वो बताता है अपनी दादी के बारे में कि शी वॉज वेरी रिलीजियस एंड शी वॉज पॉपुलर अमंग ऑल पीपल ऑफ दैट विलेज। जहां पर वो महल में रहती थी, जिसका वो टेक केयर करती थी, नॉरफॉक में, उस जगह के चारों तरफ सारे लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। वो बहुत ही ज्यादा धार्मिक थी और उनके अंदर एक बहुत स्ट्रांग मॉरल कन्विक्शन था, मॉरली वो बहुत स्ट्रांग थी और उम्र का असर उनके बॉडी पर, उनके मेंटल स्ट्रेंथ पर बिल्कुल नजर नहीं आता था। शी वॉज वेरी स्ट्रांग एंड गुड। वो कहता है कि जब उनकी डेथ हो गई तो वो चूंकि इतनी फेमस थी कि दूर दूर से लोग उनके आखिरी क्रिमेशन वाली चीज को, फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए आए। ना कि बड़े लोग बल्कि छोटे लोग, सभी जो वहां के हायर सोसाइटी के लोग थे, रिच लोग थे वो भी, और कॉमन पीपल या जो पुअर हम कह सकते हैं, वैसे लोग भी उनके उस फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए वहां पर आए। वो आगे कहता है कि वो इतनी अच्छी और रिलीजियस वुमेन थी कि उनको सारे स्तोत्र, सारे मंत्र या जो उनके क्रिश्चियन वर्शिपिंग का वे होता है, वो सारी चीजें उनको बाय हार्ट याद थी। उन्हें किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ती थी उसको पढ़ने के लिए। और ग्रेट पार्ट ऑफ द टेस्टामेंट, आप जानते हैं टेस्टामेंट जो क्रिश्चियन बाइबल का टेस्टामेंट होते हैं, कमांडमेंट्स होते हैं, वो उनको बाय हार्ट याद थे। आगे वो बताता है, ये जब स्टोरी सुना रहा होता है तो जो एलाइस उनकी डॉटर है वो कहती है कि किस तरह की स्ट्रांग और अपराइट उनकी दादी थी। तो वो एलाइस को बताता है कि तुम्हारी दादी जो है बहुत ही, उनकी अच्छी हाइट थी, वो अपराइट थी, सीधी थी, कमर उनकी एकदम सीधी थी, बहुत ही ग्रेसफुल लेडी थी। और अपने यंग डेज में, यानी जब वो यूथ पर थी, जवान थी, तब वो बहुत ही ग्रेट डांसर हुआ करती थी। मतलब उनकी दादी फील्ड जो है वो बहुत ही ग्रेट डांसर थी। और वो कहता है कि लेकिन एक क्रूअल डिसीज, एक बहुत ही बुरी बीमारी उनको हो गई जिसका नाम कैंसर था। कैंसर की वजह से वो काफी दर्द में रहा करती थी, पर उनकी अच्छाई, उनके मॉरल कन्विक्शन, उनकी जो नैतिक या मानसिक ताकत है, उसको वो कैंसर की बीमारी नहीं तोड़ पाई और वो हमेशा अपने स्वभाव से बहुत अच्छी रही, रिलीजियस रही, स्ट्रांग रही। आगे वो कहता है कि कई बार वो अपने चैम्बर में अकेले सो जाया करती थी जबकि वो बीमार थी, पर फिर भी वो इतनी हिम्मत वाली थी कि वो अकेले अपने चैम्बर में अकेली सो जाया करती थी। और उनका कई बार वो ये बात बोलती थी कि 2 इन्फेंट यानी छोटे बच्चे, उनकी जो है आत्मा कह सकते हैं या स्पिरिट कह सकते हैं, वो उनके आसपास मंडराती रहती है, घूमती रहती है। वो कहता है कि जब मैं छोटा था और अपनी दादी के मुंह से ये बात सुनता था तो मैं काफी डर जाता था और मैं अपनी मेड के पास, यानी उसकी देखभाल करने के लिए जो आया रखी हुई थी, चार्ल्स लैम्ब जो है हमारे जो राइटर हैं, वो उस मेड के पास सोया करते थे। हालांकि वो कहता है कि दादी जरूर उन इन्फेंट्स की स्पिरिट को देखती थी, पर मुझे वो कभी दिखाई नहीं दिए। यहां पर जॉन जो है, उनका जो बेटा है चार्ल्स लैम्ब का, जो अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा है, अपनी आंखें बड़ी करके और आगे की तरफ झुककर अपने फादर को यानी चार्ल्स लैम्ब को ये बताने की कोशिश करता है कि आपकी इस स्टोरी से मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। आगे वो बताता है कि किस तरह उस बड़े घर में, जो हमारे करेंट हाउस से लगभग 100 गुना बड़ा था,
जहां मेरी दादी देखभाल करती थी जिस घर का, उस मेंशन में मैं किस तरह दिन रात घूमा करता था, वहां के गार्डन्स वगैरह में घूमा करता था। वो कहता है कि वहां की हर एक चीज मुझे पसंद थी। चार्ल्स लैम्ब का नेचर कुछ इस तरह का था जो नॉर्मल बच्चों से थोड़ा अलग होता है। नॉर्मल बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त रहते हैं, वही चार्ल्स लैम्ब अकेले रहना पसंद करते थे, पूरे महल में गार्डन्स में घूमते रहते थे। वो बताते हैं कि आई नेवर कुड बी टायर्ड विथ रोमिंग अबाउट द ह्यूज मैंशन। मैं कभी उस बड़े महल में घूमते घूमते कभी नहीं थका, मुझे अकेले घूमना बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी मैं वहां के बहुत ही शानदार पुराने डिजाइन वाले गार्डन्स को देखता था। कभी कभी गार्डनिंग मैन मुझे रोका या डांटा भी करता था, लेकिन मैं कभी कभी बेलाओं को, जो लताएं दीवालों पर डिजाइन के रूप में फैली हुई हैं, उनको देखकर खुश होता था। कभी कभी मेरे लिए वो फॉरबिडन फ्रूट जैसे थे। फॉरबिडन फ्रूट आपने सुना होगा कि बाइबल में भी बताया गया है कि वो एक एडम ईव वाली स्टोरी आपने सुनी होगी कि फॉरबिडन फ्रूट्स थे जिनको वो खा लेते हैं और दे वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द हेवन एंड दे आर फोर्स्ड टू लिव नॉर्मल ह्यूमन लाइफ। वो वाली स्टोरी को वो यहाँ रेफर करता है और कहता है कि उस गार्डन के फ्रूट्स या फूल जो थे मैं तोड़ नहीं सकता था, लेकिन मैं दिन रात वहां घूमा करता था। आगे वो बताता है कि वहां बहुत सारी चीजें थी, रेड बेरीज थी, एप्पल्स थे, उनको मैं देखा करता था। और वहाँ के बड़े बड़े कमरों की ओल्ड टेपेस्ट्री आप कह सकते हैं, पर्दे या ये सारी चीज़ें, खिड़कियों के पर्दे, ये सब देखा करता था। काफ़ी पुराने थे हालांकि। वो कहता है मुझे इन आइडल डाइवर्जेंस में बहुत ज़्यादा आनंद मिलता था। आइडल डाइवर्जेंस यानी इस तरह से उसका घूमना फिरना हम कह सकते हैं, उन्हें बहुत इस चीज़ में आनंद मिलता था, जबकि दूसरे बच्चे अपनी इस उम्र में खेलने कूदने में ज़्यादा व्यस्त होते हैं। वो अचानक जो है उनका बेटा जॉन थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है इस स्टोरी को सुनते सुनते, और प्लेट ऑफ बंच ऑफ ग्रेप्स को लेने की कोशिश करता है, जो कि उसकी बहन एलाइस नहीं देख पाती। हालांकि वो सोचता है कि अगर मैंने ये फ्रूट उठाए तो मुझे अपनी सिस्टर एलाइस के साथ इसको बांटना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। आगे उनकी स्टोरी जारी रहती है। वो बड़े ही दुखी मन से या भारी मन से अपने भाई के बारे में बताता है। पहले वो जॉन और एलाइस को अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड के बारे में बता रहा था, अब वो स्टोरी को जॉन पर ले आता है। जॉन कौन था? जॉन चार्ल्स लैम्ब के भाई थे, जिनके बारे में बताता है कि वो कितना स्पिरिटेड यूथ वाला, एक बहुत ही जीवंत, एक बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट लड़का था उनका भाई। और वो कहता है कि वो बहुत ही शान से गार्डन्स में और महल में घूमा करता था, घोड़े पर शहर के चक्कर लगाता था, इस गांव के चारों तरफ घूमता था। शहर के सभी लोग, गांव के सभी लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे, उसकी इस बहुत ही जुबली नेचर की तारीफ करते थे। वो बताता है कि वो मेरा भाई जो है मुझे अपने कंधों पर लेकर घुमाया करता था, क्योंकि मैं जो था, वो चार्ल्स लैम्ब जो था वो कहता था मैं लेम फूटेड था, मेरा एक पैर जो था ठीक से काम नहीं करता था, खराब था, तो मेरा भाई मुझे घुमाया करता था। हालांकि वो कहता है कि बाद में आगे जाकर मेरा भाई भी जो है लंगड़ा हो गया, लेम फूटेड हो गया, जिसका उसे बड़ा दुख था। पहले वो कहता था कि जब तक मेरा भाई जीवित था तब तक मैंने उसके प्यार की, उसके लगाव की उतनी कद्र नहीं की, पर आज जब वो चला गया है और इतना समय हो गया है, मुझे उसकी बहुत याद आती है। मुझे ऐसा लगता है कि उसको गए हुए कुछ ही घंटे बीते हैं। इस तरह से वो अपने बच्चों को, अपने भाई के बारे में बताता है। आगे वो कहता है कि मुझे उसकी काइंडनेस, उसका मेरे प्रति जो प्यार था, जो लगाव था, उसकी बहुत याद आती है। और इसके आगे वो फिर और कई बातें बताता है, जिसमें वो देखता है कि बच्चे बहुत ही उत्सुकता के साथ, बहुत ही लगाव के साथ अपनी दादी और अपने अंकल यानी जॉन लैम्ब जो हैं, चार्ल्स लैम्ब के जो भाई थे, उनकी स्टोरीज को सुन रहे हैं। आगे इस स्टोरी में वो कहता है कि ये बच्चे जो है अपने ग्रैंड मदर, अपने अंकल की स्टोरी सुनकर काफ़ी खुश हैं, लेकिन उनके एक्सप्रेशन उसे नॉर्मल बच्चों के एक्सप्रेशन से काफ़ी अलग नज़र आ रहे हैं। वो देखता है कि चिल्ड्रंस आर ग्रोइंग फेंटर विद द टाइम। उनकी जो छवि है, उनकी जो इमेज है, वो काफ़ी धुंधली होती जा रही है और इट्स रिसीडिंग, वो पीछे की तरफ जा रही है। और टू मॉर्नफुल फीचर्स जो हैं, दे वर सीन इन द अटरमोस्ट डिस्टेंस, वो दूरी पर जाते जा रहे हैं। विदाउट स्पीच they strangely impressed upon me effects of speech, we are not of Elise। अचानक वो बच्चे बोलते हैं कि हम एलाइस के बच्चे नहीं हैं। इस स्टोरी में खास ध्यान देने वाली दो बातें हैं। यहाँ पर
एलाइस दो हैं, एक एलाइस द डॉटर और एक एलाइस द मदर। एक्चुअली चार्ल्स लैम ने अपनी लाइफ में ही वॉज लोनली थ्रू आउट हिज लाइफ, वो अकेला रहा पूरी लाइफ, उसकी शादी भी नहीं हुई, तो उसे फैमिली लाइफ की जो लॉन्गिंग थी कि मेरा एक अच्छा परिवार हो, उसका असर भी इसके राइटिंग्स पर काफी दिखता है। चार्ल्स लैम जो है वो एन सिमंस नाम की एक लड़की थी जिससे वो शादी करना चाहता था, पर ही कुड नॉट मैरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसकी सिस्टर को जो है मैडनेस के दौरे भी पड़ते थे, जिसमें उसने अपनी मदर को भी मार दिया था। यानी चार्ल्स लैम की मदर की मृत्यु चार्ल्स लैम की सिस्टर के हाथों हो गई थी। बाद में उसने कहा कि मैं अपनी सिस्टर को पागल खाने में नहीं रखना चाहता हूं, और चार्ल्स लैम अपनी सिस्टर मैरी को साथ लेकर रहे, जिसका एक्चुअली नाम ब्रिजेट है। यानी मैरी जो उसकी सिस्टर है उसका नाम ब्रिजेट है, और वो अपने दूसरे नेम्स को यूज करता है। एन सिमंस को यहाँ उसने एलाइस कहा है, जिसके साथ वो शादी करना चाहता था पर नहीं कर पाया। तो यहाँ वो जो बच्चे एलिस और जॉन हैं वो ये कहते हैं कि हम एलिस के बच्चे नहीं हैं, यानी तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, एंड नॉर वी आर चिल्ड्रन एट ऑल, और हम तो बच्चे ही नहीं हैं। द चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल्ड बर्टम फादर, एलिस के जो बच्चे हैं, एक्चुअल एलिस जो मदर है उसके जो बच्चे हैं वो चार्ल्स लैम के बच्चे नहीं बल्कि बर्ट्रम के बच्चे हैं। यानी एलिस जो है वो चार्ल्स लैम की पत्नी नहीं है, और जॉन और एलिस जो अब तक चार्ल्स लैम की स्टोरी सुन रहे थे वो भी चार्ल्स लैम के बच्चे नहीं हैं। वी आर नथिंग लेस देन नथिंग, बच्चे कहते हैं, या बच्चों की जो इमेज है वो कहती है कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम केवल ड्रीम्स हैं, हम हो सकते थे पर हम रियलिटी में नहीं हैं, हम यहां पर नहीं हैं, और हमारा कोई एग्जिस्टेंस इस दुनिया में नहीं है। एंड अचानक चार्ल्स लैम को रियलाइज होता है और वो कहता है, आई फाउंड माई सेल्फ क्वाइटली सीटेड इन माई बैचलर आर्म चेयर, मैंने अपने बैचलर आर्म, क्योंकि वो थ्रू आउट हिज लाइफ बैचलर था, तो उसकी जो आराम कुर्सी थी उस पर वो अपने आप को बैठा हुआ पाता है, और वो देखता है कि उसकी नींद लग गई थी, और उस नींद में वो एक सपना देख रहा था, क्योंकि उसकी फैमिली लाइफ को जीने की जो इच्छा थी वो उस सपने में उसको पूरा कर रहा था, और ये सोच रहा था कि मैं अपने बच्चों को अपनी दादी और उनके अंकल की कहानी सुना रहा हूं, पर रियलिटी ये है कि ना तो उसकी शादी हुई है ना उसकी कोई फैमिली है, और इसी में वो नींद में इस चीज को देख रहा था। एंड विद द फेथफुल ब्रिजेट अनचेंज्ड माई साइट, और उसकी जो सिस्टर है वो उसके बाजू में है, जिसका ब्रिजेट नाम है, जिसको वो मैरी कहता है। एंड जॉन एल वॉज गॉन फॉर एवर, और जॉन एल जो है, जॉन एल यानी जेम्स एलिया उसका जो भाई है वो हमेशा के लिए चला गया है, वो सच में उनके साथ नहीं है। तो ये जो स्टोरी थी चार्ल्स लैम की, ड्रीम चिल्ड्रन आर रेवरी, यहाँ रेवरी का मतलब है दिवा स्वप्न, दिन में देखा जाने वाला सपना, तो वो ड्रीम चिल्ड्रन है, बच्चे सच में नहीं थे, सपनों में थे। उसकी ना तो कोई फैमिली है, उसका भाई जा चुका है, ना ही उसकी दादी है, उसके साथ केवल उसकी सिस्टर है, ये दोनों ही थ्रू आउट लाइफ साथ रहे। फिर चार्ल्स लैम की मृत्यु हो गई, और 10 साल बाद लगभग उनकी सिस्टर की भी मृत्यु हो जाती है। चार्ल्स लैम को जहां बरी किया जाता है, जहां दफनाया जाता है, वहीं उनकी सिस्टर को भी दफना दिया जाता है। और हम देख सकते हैं कि चार्ल्स लैम की पर्सनल लाइफ और पर्सनल लाइफ की ट्रेजेडीज का असर उनके राइटिंग वर्क्स पर दिखता है। तो इसमें खास इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आप याद रखें, चार्ल्स लैम इसके राइटर हैं, वो जो स्टोरी सुना रहे हैं जॉन और एलिस को सुना रहे हैं। यहाँ पर 2 एलिस हैं, एलिस द डॉटर, एलिस द मदर, इसी तरह जॉन भी 2 हैं, एक उनके भाई जो अब नहीं है, एक उनका बेटा जो स्टोरी सुन रहा है। और अंत में हमें पता चलता है कि जॉन और एलिस वहां नहीं है, और वो कहते हैं कि अगर हम कहीं हैं तो हम बर्ट्रम फादर है हमारे, ना कि चार्ल्स लैम। तो इस तरह से ये स्टोरी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज आपको पीडीएफ फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर समझेंगे और कुछ ग्रामर सेक्शन को सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू वेरी मच।